सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ एक नया उपन्यास, त्यागपत्र। त्यागपत्र हिंदी साहित्य जगत में सामाजिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है और त्यागपत्र के लेखक हैं मशहूर साहित्यकार जैनेन्द्र। तो आइए सुनते हैं जैनेन्द्र का लिखा उपन्यास त्यागपत्र, पहला भाग। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे न होगी। जज हूं, कानून की तराजू की मर्यादा जानता हूं, पर उस तराजू की जरूरत को भी मानता हूं। इसीलिए कहता हूं कि जिनके ऊपर राई रत्ती नाप जोक कर पापी को पापी कहकर व्यवस्था देने का दायित्व है, वो अपनी जाने। मेरे बस का काम नहीं है। मेरी बुआ पापिष्ठा नहीं थी, यह भी कहने वाला मैं कौन। पर आज जी अकेले में उन्हीं बुआ के लिए आंसू बहाता है। मैंने अपनी चारों ओर तरह तरह की प्रतिष्ठा की बाढ़ खड़ी कर रखी है। कोई अपवाद उसको पार करके मुझ तक नहीं आ सकता। पर उन बुआ की याद जैसे मेरे सब कुछ को खट्टा बना देती है। क्या वो याद मुझे अब चैन लेने देगी? उनके मरने की खबर अभी अभी पाकर बैठा हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कैसे मरी, घुल घुल कर मरी, इतना तो जानता हूँ। इतना तो उनकी मौत के 10 वर्ष पहले से जानता था। फिर भी जानना चाहता हूँ कि अंत समय में क्या उस बुआ ने अपने इस बेटे को, अपने इस भतीजे को याद किया होगा। ये अनुमान करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोगों का असली घर पछाड़ की ओर था। पिता प्रतिष्ठा वाले थे और माता अत्यंत कुशल गृहिणी। जैसी कुशल थी वैसी कोमल भी होती तो और ही बात रहती। बुआ पिताजी से काफी छोटी थी, मुझसे कोई 4-5 वर्ष बड़ी होंगी। मेरी माता के संरक्षण में ही मेरा और मेरी बुआ का पालन हुआ। वह संरक्षण ढीला न था और आज भी मेरे मन में उस अनुशासन की कड़ाई के सोचकर रोंगटे खड़े होते हैं। पिताजी 2 भाई थे और 3 बहन। भाई पहले तो ओवरसियर में युक्त प्रांत के जिलों में रहे, फिर एकाएक उनकी इच्छा के अनुकूल उन्हें बर्मा भेज दिया गया। वह तब से वहीं बस गए और धीमे धीमे आना जाना एक राह रस्म की बात रह गई। इधर वह सिलसिला भी लगभग सूख चला था। 2 बड़ी बहनें विवाहित होने के बाद प्रसव संकट में चल बसी। अकेली ये छोटी बुआ ही रह गई थी। पिताजी इन्हें बड़ा स्नेह करते थे, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते थे। पिता का ये स्नेह उन्हें बिगाड़ न दे, इस बात का मेरी माता को खासा ख्याल रहता था। वह अपने अनुशासन में अति सावधान थी। मेरी बुआ को कम प्रेम करती थी, यह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता। पर आर्य गृहिणी का जो उनमें उनके मन में आदर्श था, मेरी बुआ को वे ठीक उसी के अनुरूप ढालना चाहती थी। बुआ को सब सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसी को विधाता देता है? जब देता है तब कदाचित उसकी कीमत भी वसूल कर लेने की मन ही मन उसकी नीयत रहती है। पिताजी तो बुआ की मोहिनी सूरत पर रीझ रीझ जाते थे। खैर, उस बात को छोड़ें। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी। वो शहर के बड़े स्कूल में बग्गी में पढ़ने जाती और घर आकर जो नई शरारत वहां होती, अकेले में सब मुझे सुनाती। आज मास्टर ने जी को ऐसे छकाया कि प्रमोद तुझे क्या बताऊं, कहकर वह ऐसा ठहाका मारकर हंसती कि मैं बुआ का मुंह देखते रह जाता। उस समय मुझे कहानी की परियों का ध्यान हुआ था और मुग्ध भाव से अपनी बुआ की ओर आकृष्ट हो रहता। बुआ कहती, प्रमोद, वो है ही गणित के मास्टर ऐसे। शीला ने उनकी कुर्सी की गद्दी में पिन चुभो कर रख दी। शीला बड़ी नटखट है, मास्टर की एक आंख मैंने नहीं देखी। प्रमोद, मास्टर देखते इस तरफ है और वो आंख किसी और ही तरफ देखती है। पिन जो चुभी तो खूब बिगड़े। डपट कर बोले, ये किसकी शरारत है? खड़ी हो जाए। सब लड़कियां सहमी बैठी रही। शीला तो ऐसी हो गई जैसे उदबिलाव के आगे मूसी। मास्टर ने बैत फटकार कर कहा, मैं तुम्हें एक एक को पीटूंगा। सचमुच उनको बहुत गुस्सा था। उनका गुस्सा देखकर सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ये मुझे बुरा लगा। मैंने खड़े होकर कहा, ये मेरा कसूर है मास्टर जी। मास्टर जी पहले तो मुझे देखते रहे, फिर बोले, इधर आओ। मैं चली गई। कहा, हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैला दिया। उस फैली हथेली पर उन्होंने 3-4 बेंत मारे। मैंने समझा था और मारेंगे, पर जब बेंत उन्होंने अपने हाथ से अलग कर दिया तो मैंने भी अपना हाथ खींच लिया। सच कहूं प्रमोद, मुझे कुछ भी चोट नहीं लगी। देखो तो। मैं उनकी तरफ
मैं उनकी उस आंख की तरफ देख रही थी। मास्टर जी मुझे देख रहे थे। वह आंख जाने कहाँ देख रही थी। अरे प्रमोद, तू उन मास्टर जी को एक बार जरूर देख। फिर मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, अब तो नहीं करेगी। मैं चुपचाप खड़ी रही और सोचती रही कि एक बार तो मैं भी सचमुच कसूर करके देखूंगी। मास्टर जी ने चिल्लाकर कहा, जाओ, अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं अपनी जगह पर आ गई। शीला मेरे पास बैठती है। मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मुझे खा जाएगी। मैंने कहा, दुर पगली। उसने एक हाथ से मेरे एक दूसरे हाथ उसने एक हाथ से मेरे हाथ को वहीं डेस्क पर रखे दबाया। उसकी आंखें बहुत फैली हुई थी। शीला पगली लड़की है, मैंने कहा। शीला क्या करती है? देख, मास्टर की वही आंख तुझे देख रही है। प्रमोद, तू शीला को जानता है? शीला बड़ी अच्छी लड़की है, बस थोड़ी नटखट है। हम दोनों हम दोनों की बहन ली हो गई है। पर शीला पगली है। स्कूल में आने लगी तो और कुछ नहीं तो मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसके गाल पर चपत मार के कहा, क्या है? हम्म? वह फफक फफक कर रोती रही। बोली, कुछ नहीं प्रबोध, तुझे एक रोज शीला के घर ले चलूंगी, चलेगा ना? कहते कहते थोड़ी देर बाद एकाएक जाने उन्हें क्या याद आता, चिहुक पड़ती, कहती, अरे चल रे चल, नहीं तो तेरी माँ बिगड़ेगी। मेरी माँ का बुआ मेरी माँ का डर बुआ सदा मानती थी और उन्हें मेरे सामने सदा तेरी माँ कहा करती थी। बुआ का पढ़ने में विशेष मन नहीं था, पर वो किताब कापियां उन्हें बहुत अच्छी तरह रखती थी और स्कूल जाने का उन्हें बड़ा चाव था। स्वभाव बड़ा हंसमुख था और निर्द्वंद। बस माँ के सामने जरा सकुचाई रहती थी। बचपन की बहुत सी बातें याद आती हैं। ये कैसे मुझे कपड़े पहनाती थी, कैसे चपत मार मार कर खिलाती, कैसे प्यार करती, कैसे अपने भेद की सब बातें मुझसे कहती। हाँ, मुझे वो सब चीजें याद हैं। धीमे धीमे हम बड़े होते गए और बुआ बुद्धिमती होती गई। मुझे उनकी उपस्थिति में बड़ा ढांढस रहता था और मैं उनके लिए हर वक्त भूखा रहता था। जब वो मुझे मिलती, बड़े मीठे मीठे उपदेश दिया करती थी। देखो बेटा, बड़ों का कहना मानना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के आगे जाकर बड़े आदमी बनते हैं। क्यों भैया प्रमोद, तुम बड़े आदमी नहीं बनोगे? कभी वह मुझे बेटा कहती, कभी भैया, कभी कुछ कभी कुछ, सिर्फ गधा कह देती। वे 9वीं क्लास में थी या 10वीं में, मुझे ठीक से याद नहीं। मेरी 12 वर्ष की अवस्था होगी। मेरा मन उस समय बिल्कुल बुआ के बस में था। वो मुझे सचमुच बहुत प्यार करती थी, लेकिन तभी मैंने अनुभव किया कि उनके प्यार का रूप बदल गया है। अब वह मुझे उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती में लगाकर दैन्य पार कहाँ देखने लगती है। वह अब मुझसे अधिक बात नहीं करती। मैं पूछता, बुआ क्या बात है, आज स्कूल में क्या हुआ? वो कहती, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर जैसे उनसे मेरी ओर न देखा जाता। तब मैं हाथ पकड़कर उनकी आंखों में देखते हुए कहता, देखो बुआ, अब तुम हमें कुछ नहीं बताती हो। इस पर वो दोनों हाथों को अपने बाएं हाथ में लेकर मुझे धीरे से चपत मारकर कहती, है ना प्रमोद बाबू पागल? मैंने उस समय ये भी अनुभव किया कि उन्हें अब एकांत उतना बुरा नहीं लगता। शाम के वक्त छत पर जाकर ऊपर उड़ती हुई चीलों को चुपचाप देखती रही। कभी पतंगों के पेच देखती, कभी कटी हुई पतंग पर जब तक वो ओझल ना हो जाए आंखें गाड़े रहती, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीरम काटा ही खींचती। मैं ऊपर छत पर पहुंचता तो उन्हें इस भाव में देखकर रुक जाता। जब उन्हें जब उन्हें आकर मेरे वहां खड़े होने का बोध होता तो चौंक कर कहती, अरे प्रमोद, तू कहाँ था? यही था। क्यों रे, अब तू मुझसे बोलता भी नहीं? मैं बिना जवाब दिए पास आकर खटोले पर उनकी बराबर बैठ जाता। वो धीरे धीरे मुझे अपने ऊपर लुढ़का लेती और कहती, देख, देख पतंग देख। थोड़ी देर बाद कहती, तुझे पतंग अच्छी लगती है? मैं कहता, हाँ। तू पतंग उड़ाएगा? मैं कहता, बाबूजी मना करते हैं। इस पर एकाएक मुझे अंक में भरकर उत्साह के साथ कहती, हम तुम दोनों संग पतंग उड़ाएंगे, ऐसी उड़ाएंगे कि खूब दूर, सबसे ऊंची उड़ाएंगे। मैं कहता, पैसे दो, मैं लाऊं। वे थोड़ी देर मुझे देखती रहती। ये दृष्टि अनबुझ होती थी, मानो मैं उन्हें दिख ही न रहा हूं। मुझसे आर पार होकर जाने वो क्या देख रही है। फिर एकाएक शीतल पड़कर कुछ लजाकर कहती, चल रे, पतंग से बालक गिर जाते हैं। इन्हीं दिनों की बात है। एक रोज स्कूल से वो काफी देर से लौटी। माँ ने पूछा, कहाँ रह गई थी? शीला के पास चली गई थी। माँ सुनकर चुप हो गई। उस दिन बुआ रोज से अस्थिर मालूम होती थी।
वह प्रसन्न थी और किसी काम में उसका जी नहीं लगता था। उन्होंने मुझसे तरह-तरह के प्रस्ताव किए, तरह-तरह की बातें की। प्रमोद, एक रोज नहर के पुल चलना चाहिए। चलोगे? बताओ, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? घेवर। घेवर भी कोई मिठाई है? छी! देखो तुम पतंग नहीं लाए ना? प्रमोद, मैं शीला के यहाँ रह गई थी। तेरी माँ को कुछ ख्याल तो नहीं हुआ होगा? चल रे चल प्रमोद, यहाँ क्या कमरे में बैठना, चल ऊपर हवा में बैठेंगे। क्यों? एक बात कहती थी, झट भूल जाती। उस समय उसके मन में कुछ ठहरता ही न था, न विचार न अविचार। जैसे भीतर बस हवा हो और मन हल्का फुल्का, बस उड़ उड़ आना चाहता हो। वह बेबाक बेबाक हंसती, बेबाक मुझे पकड़कर इधर से उधर खींचती। उस दिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बुआ, आज क्या बात है? बोली, मैं बुआ हूँ। बुआ मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रमोद, तू मुझे जीजी कहा कर। जीजी? शीली, शीला मुझे जीजी कहती है। मैंने कहा, पर तुम तो मेरी बुआ हो। मैं बुआ नहीं होना चाहती। बुआ? छी! देख चिड़िया कितनी ऊपर उड़ जाती है ना। मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। मैंने कहा, चिड़िया? बोली, हाँ चिड़िया। उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोलकर आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है ना चिड़िया की। नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी पूंछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। उस रोज रात को वो मुझे देर तक अपने से चिपटाई रही। पूछने लगी, प्रमोद, तू मुझे प्यार करता है? सुनकर बिना कुछ बोले मैंने अपना मुंह उनकी छाती के घोंसले में और दुबका लिया। इस पर वो बोली, प्रमोद, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। उस रोज के बाद कई दिन तक उन्हें स्कूल से आने में देर होती रही। एक रोज इतनी देर हुई कि नौकर को भेजना पड़ा और वह शीला के घर से बुला कर लेकर आया। उससे तीसरे रोज की बात है, मैं बाहर से घर में आया तो देखता हूँ माँ कहीं झपटी जा रही है। मुझे देखते ही ठिठकी और असंगत भाव से पूछ बैठी, क्यों रे, कहाँ था? माँ की मुद्रा देखकर मुझसे कुछ उत्तर नहीं बन पड़ा। चल ला, बैठ तो ला। मैं सुनकर वहीं खड़ा रह गया। तब माँ ने चिल्ला कर कहा, सुनता नहीं है क्या? जाकर बैठ ला। मुझे किसी बात का कुछ पता नहीं था। डर था कि मैं ही पिटूंगा। डरते डरते बाबूजी के कमरे से उठाकर बैत लाकर मैंने माँ को दे दिया। इस पर वह बिना कुछ कहे पीछे वाली कोठरी में लौट गई। घुसते ही उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और उसके बाद ही सपासप बैत से किसी के पीटे जाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं वहीं गड़ा सा रह गया। बैत की पहली चोट पर तो एक चीख मुझको सुनाई दी थी। उसके बाद रोने कलपने की आवाज मुझे नहीं आई। बैत तड़ातड़ पड़ रहे थे। मुझे संदेह हुआ, कहीं बुआ तो नहीं है। पर वो संदेह टल न सका, न पक्का ही हो सका। मैं बेबस भाव से वहीं खड़ा रह गया। मन सुन्न पड़ गया था और वह देर तक मुझे असह्य हो रही थी और वह देर मुझे असह्य हो रही थी। थोड़ी देर बाद माँ दरवाजा खोलकर बाहर आई। उनके होंठ नीले थे और जिस हाथ में बैत था वो कांप रहा था। उनका चेहरा मानो राख से पुत गया था। ऐसा लगता था माँ अगले क्षण अपने को ही बैत से न उधेड़ने लगे। माँ अपने को नहीं मार रही है तो उन पर बहुत जोर पड़ रहा है। मेरे सामने से होकर अपने कमरे में चली गई। जाते जाते द्वार पर रुकी और जोर से अपने हाथ के बैंत को दालान में फेंक दिया। बैंत मेरे पास आकर गिर गया। मेरी कुछ भी समझ में न आ रहा था। मैं सकपकाया सा खड़ा था। थोड़ी देर बाद मैं साहस पूर्वक उस कोठरी में गया। देखता क्या हूं कि वहां बुआ ओधी पड़ी हुई है। उनकी साड़ी इधर उधर हो गई है और बदन का कपड़ा बेहद मार से झीना हो गया है। जगह जगह नील उभर आए हैं। कहीं कहीं लहू भी छलक आया है। बुआ गुमसुम पड़ी है, न रोती है न सुबकती है। बाल बिखरे हैं और धरती पर पड़ी दोनों बाहों पर माथा टिका है। मुझे वहां थोड़ी देर खड़ा रहना भी असह्य हो गया। मुझसे कुछ भी बोला नहीं गया। बुआ के गले से लगकर मैं वहां थोड़ा रो लेता तो ठीक होता, पर वो संभव ना हुआ। मैं दबे पांव लौट आया। वो दिन था कि फिर बुआ की हंसी मैंने नहीं देखी। इसके 5-6 महीने के बाद बुआ का ब्याह हो गया। माँ ने जल्दी जल्दी तत्परता के साथ सब व्यवस्था कर दी। बुआ का उसी दिन से पढ़ना छूट गया था। उस दिन से सीने पिरोने, झाड़ने बुहारने और तरह तरह के कामों में शांत भाव से लगी रहती। काम करते रहने के अतिरिक्त उन्हें और किसी बात से मतलब न था। न किसी की निगाह में पड़ना चाहती थी और न ही कुछ और करना चाहती थी। कपड़ा कोई धोबी का धुला नया पहनती तो उसे जल्दी मैला भी कर लेती। मुझसे वह तब बची बची रहती थी। मुझे तो ऐसा दिखने लगा कि बाबूजी का भी चेहरा भारी हो आया है। वह बुआ से कभी कभी विनोद करना चाहते हैं,
पर बुआ को उत्तर में अत्यंत अचंचल देखकर मानो फिर स्वयं में मुंह लटका लेते हैं। माँ का अजब हाल है, मुझे बात बेबात डांटती रहती है। नौकरों को तो बहुत ही झुड़कियां सुनने को मिलती हैं। बीच बीच में असंगत भाव से बड़बड़ाकर जाने अस्फुट भाव से क्या कहती हैं, फिर एकाएक फट पड़ती हैं। मैं सामने हुआ, मुझ पर टूट पड़ती हैं। आंखें फाड़ कर क्या दिख रहा है प्रमोद? बुआ से लेकर झाड़ू खुद नहीं लगाई जाती? आजकल के लड़के बस कामचोर होते जाते हैं। या फिर कहती, कहाँ गया है वो बंसी? नहीं है, सारा काम बेचारी लड़की को उठाना पड़ता है। अच्छा, 1 रुपया जुर्माना। ये नौकर हरामी होते जाते हैं। ऐसी बातें वह हर दिन कुछ न कुछ सुन कहती रहती, पर बुआ से सीधी बात माँ कुछ नहीं कहती। ऐसे ही ब्याह के दिन आते गए और ब्याह हो गया। विदा होने से पहले बुआ कई घंटे अपनी छाती में मुझे चिपकाए बहुत रोती रही। समझाने लगी, प्रमोद, बड़ों की बात माननी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अच्छे लड़के ऐसे ही बनते हैं प्रमोद। एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी होगा, है ना? मैं यूं तो काफी बड़ा हो चला था, मेरा बच्चा अब नहीं था, तो भी उस समय बुआ के उस अंक में चुपचाप शावक सा पड़ा रहा। बुआ बोली, प्रमोद, तेरी बुआ तो मर गई, तू उसे अब कभी याद मत करियो। कैसा राजा भैया है हमारा। उस समय मेरी आंखें भीग गई थी, लेकिन मैंने ये बुआ को पता नहीं चलने दिया और मुंह दुबकाए वहीं पड़ा रहा। बुआ के जाने के समय मैं खुलकर फूट फूट कर रोया। मैंने किसी की शर्म नहीं की। मैंने मचल कर घूंघट वाली बुआ का आंचल पकड़ लिया और कह दिया, मैं बिना बुआ के अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। माँ से कह दिया, तू राक्षस है और इस घर में पैर नहीं रखूंगा मैं, तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा। इस पर बाबूजी ने वहीं के वहीं मुझे 2-3 चपत जड़ दिए, पर मैं नहीं उठा, नहीं उठा। आंचल छूटा तो मैं बुआ के पैरों में लिपट गया। उनके पैरों के बिच्छुओं को मैंने जोर से पकड़ लिया। इस पर बुआ ने झुककर मुझे पैरों से उठाया। घूंघट के भीतर उसकी आंखें आंसुओं से सूजी हुई थी। बुआ ने मेरी ठोड़ी हाथ में लेकर मेरे मुंह की तरफ देखते हुए कहा, प्रमोद, मेरी बात नहीं मानेगा? मुझे जाने दे, मैं जल्दी आऊंगी। बुआ के उस आंसू भरे बुआ के उस आंसू भरे मुखड़े के आगे मेरी हट बिल्कुल गल गई। मैंने पूछा, जल्दी आओगी ना? जल्दी आऊंगी। मेरी कसम खाओ। अपने प्रमोद की कसम खाती हूँ। पास ही माँ खड़ी थी, उसका मुंह सूख गया। उनको देखकर जी हो आया कि क्यों मैं उनके गले नहीं लग जाऊं और कहूँ माँ, उनकी ठोड़ी हाथ में लेकर कहूँ, मेरी माँ। इतने में बुआ ने मेरे हाथ में रेशम का रुमाल थमाया और झपट से वहां से चली गई। मैं संभल भी न पाया था कि द्वार के आगे से मोटर जा चुकी थी। बुआ के चले जाने के बाद मेरा चित्त घर में नहीं लगा। माँ मुझे समझाती थी। कभी ऐसा भी होता था कि मैं माँ को समझाता था, पर ब्याह की धूमधाम के बाद घर में एक सूनापन भी मालूम होता था। चौथे रोज बुआ आ गई। ब्याह के वक्त मैंने अपने फूफा को देखा था। उनकी बड़ी बड़ी मूछें और उम्र ज्यादा मालूम होती थी। डील डोल में खांसे थे। मुझे ये पीछे मालूम हुआ कि उनका ये दूसरा विवाह था। हमारी बुआ फूल सी थी। जब वह ससुराल आई तो मेरे लिए कई तरह की चीजें लाई। उन्होंने मुझे एकांत में ले जाकर कहा, प्रमोद, देखेगा मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ? पर मैं उन वस्तुओं को देखने में उत्सुक नहीं था। मैं चाहता हूँ कि बुआ मुझसे बात करे, जैसे वो मुझसे पहले अपनी सारे सुख दुख की बातें करती थी। बुआ, मैं वही प्रमोद हूँ। देखो, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम कहकर देखो, मैं तुम्हारा सब कुछ दुख समझ लूंगा। मैं बालक नहीं हूँ बुआ, जो तुम्हें दुख देता है। उसकी मैं अच्छी तरह खबर जो तुम्हें दुख देता है उसकी मैं अच्छी तरह खबर ले सकता हूँ। मुझे चीज वीज नहीं देखनी बुआ। इस प्रमोद को अपने मन का कुछ हाल नहीं बताओगी? बिना बोले मैं उन्हें ये सब कह देना चाहता था। मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, क्यों रे, अपनी चीजें तू नहीं देखेगा, चुप क्यों है? मैंने उनकी तरफ देखकर धीमे से कहा, दिखाओ। बुआ असमंजस में पड़ गई। बोली, ये तू बोल कैसे रहा है? क्या हुआ है तुझे? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर क्या बात है? मैंने कहा, तुम मुझे पहले जैसा अब नहीं मानती हो। बुआ शायद बुआ को ये बात बुआ को ये बात दिल में चुभ गई। बोली, कैसा बोलता है रे तू? पहले जैसा नहीं मानती? भला कैसा मानती हो? पराया मानती हो? ये सुनकर स्तब्ध भाव से वो मुझे देखती रह गई। खींचकर मुझे अपनी गोदी में लिटाकर बोली, प्रमोद, सच्ची सच्ची कहूं तो मैं पराई हो गई हूँ। तुम सब लोगों के लिए पराई हूँ। तेरी माँ ने मुझे धक्का देकर पराया बना दिया है, पर मुझे जहाँ भेज दिया गया है प्रमोद, मेरा मन वहाँ का नहीं है। तू एक काम करेगा? मैं बड़ी उत्सुकता से उनके मुंह की तरफ देखता रहा। कहना चाहता था कि
तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो प्रमोद बनकर मैंने जन्म ही क्यों पाया? करेगा? दोबारा ये प्रश्न सुनकर मैं तत्परता से उनकी गोद से उठ बैठा। अभी करूंगा बुआ, कहो। वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर लज्जित भाव से मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं। तब मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, सच सच बताओ बुआ, मैं जरूर करूंगा। शीला के जाएगा? हाँ जाऊंगा। जाकर क्या करेगा? मैं असमंजस्य में उनकी ओर देखता रह गया। बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी कर रही थी, कोई काम नहीं है। उसके बाद मानो हठपूर्वक लाई हुई चीजें मुझे दिखाने लगी, और चीजों में एक छोटी बंदूक भी थी। वो मुझे बहुत पसंद आई। बुआ ने कहा, बंदूक तुझे अच्छी लगती है? मैंने कहा, बंदूक से कौवों को मारूंगा, कौवे मुझे बड़े बुरे लगते हैं। बुआ बोली, बंदूक से आदमी भी मर जाते हैं भैया, इसी से खिलौना लाई हूं। मरना क्या होता है? क्यों रे, तू जानता है? जानता हूँ। भला क्या होता है? मरकर आदमी मर जाता है। बुआ हंस बुआ हंसने लगी, फिर चुप होकर बोली, मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बुआ को घूर घूर कर देखता रहा। मैं चाहता था कि वह जान जाए कि मैं बच्चा नहीं हूं। मैं सब जानता हूँ। बुआ मौत की मजाक करे, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। मर सकती है तो क्या मैं नहीं मर सकता? मैं बड़े मजे में मर सकता हूँ। बुआ को ये बिल्कुल मालूम नहीं कि मैं कितनी आसानी से मर सकता हूँ। उनको पता भी नहीं। पर सच्ची बात यह है कि उनके बाद मैं जी ही नहीं सकता, जीऊंगा ही नहीं। लेकिन मैं हूं, तब तक देख लूंगा कि बुआ को मारने वाला कौन है। अगले रोज एक कागज लेकर मुझे शीला के यहाँ भेजा गया। मैं शीला को जानता था। उसके कोई बड़े भाई हैं, ये मैं नहीं जानता था। कागज उन्हीं के हाथ में देने को कहा गया। शीला के बड़े भाई मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने जब वह कागज उन्हें दिया, तब उसे लेकर वे मेरी उपस्थिति को इतना भूल गए कि मुझे अपना अपमान मालूम हुआ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम किया, चूमा, गोद में लिया, कंधे पर बिठाया, तरह तरह की चीजें खाने को दी। शीला भी मुझको अच्छी लगी। मेरा जी हुआ कि कोई बहाना हाथ लगे तो मैं यहाँ रोज आया करूं। शीला के भाई ने भी एक चिट्ठी लिखकर मेरी जेब में रख दी और फिर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रमोद। प्रमोद, तुम बड़े बहादुर बच्चे हो। ये कहकर उन्होंने धरती से उठाकर मुझे चूम लिया। फिर कहा, ये कागज अपनी बुआ को ही देना, ठीक है? कागज मुझे अपनी माँ को देने को कहा जाता तो भी मैं पहले बुआ को ही देता। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। शीला के भाई ने चॉकलेट के कई पैकेट मेरे कोट की दोनों जेबों में ठूस दिए और कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास। खूब। प्रमोद, जाकर कहना मैं अभी एक महीना यही हूँ, समझे? मैं खूब समझ गया था। क्या समझे? मैं एक महीना यही हूँ। शीला के भाई इस पर खूब हंसे। तुम नहीं भाई, मैं। जो खत दिया था वो लिफाफे में बंद नहीं था। बुआ ने भी ऐसे ही कागज मोड़कर दे दिया था। पर शीला के भाई मुझको इतने अच्छे लगे कि मैं उनकी लिखावट की सुंदरता देखना चाहता था। मैंने उसे खोल कर देखा। उसके अक्षर बहुत ही सुंदर मालूम हुए। मैंने सोचा कि मैं भी कभी ऐसी सुंदर अंग्रेजी लिख सकूंगा या नहीं। खत के ऊपर का माय डियर तो मुझे इतना अच्छा मालूम हुआ कि बहुत दिनों तक मैं अपने पत्रों के माय डियर को वैसा ही बनाने की कोशिश करता रहा। घर आकर मैंने पत्र सीधा बुआ को दे दिया और वह उसको खोलकर तभी पढ़ने में लग गई। खत बड़ा नहीं था, लेकिन कई मिनट तक वह उसे पढ़ती रही। ये भी भूल गई कि प्रमोद भी उनका कोई है और इस वक्त उनके पास खड़ा है। काफी देर के बाद उन्होंने वहां से आंखें हटाई, खत को धीमे धीमे तय किया और मुझको देखा। मानो उस वक्त वह मुझे पहचान नहीं रही थी। मानो सब भूल गई कि क्या था, क्या है, क्या होगा। फिर उसी बेबुझ भाव से मुझे देखकर मानो यंत्र की भांति उस खत को फाड़कर नन्हे नन्हे टुकड़ों में बांट पलट दिया। मानो वो कुछ नहीं कह रही, जाने कौन करा रहा है। मानो वो कुछ नहीं कर रही, जाने कौन करा रहा है। हल्के हल्के चैतन्य उन्हें लौटा, मानो उन्होंने सब कुछ जगत को पहचान लिया। थोड़ी सी देर बाद बोली, प्रमोद, अब तू वहां कभी मत जाना। तुझसे जवाब लाने को किसने कहा था? कभी किसी का कोई खत लाने की जरूरत नहीं, समझा? मैं कुछ भी नहीं समझा था। वो बोली, तू इतना अनसमझ क्यों है प्रमोद? तू नहीं जानता कि मेरी शादी हो गई है? मैंने कहा, जानता हूँ। बोली, तू कुछ नहीं जानता, तू गधा है, तेरे दिल में आग लग रही है। मैं चुप था। तू जानता है कि तेरे दिल दिल की आग क्या होती है? किसी दिल की आग को सचमुच में नहीं जानता था, लेकिन उस समय बुआ को देखकर, उनके उस क्षण भर में होकर उसी क्षण बुझ जाने वाली अनबुझ मुस्कान को देखकर मेरे मन में पीड़ा बहुत ज्यादा हो गई थी। मन में आता था कि किस तरह मैं उनके काम आ जाऊं, उनका जी हल्का हो
और नहीं तो उनके गले लगकर फूटी पड़ूं। उन्होंने कहा, देख प्रमोद, शीला के भाई का कोई पैगाम आया कि मैं छत से गिरकर मर जाऊंगी। मुझे उन्होंने क्या समझा है? मैं कहना चाहता था कि शीला के भाई ने कहा है कि वह अभी एक महीना यही है, कि वह मुझे बड़े अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन तभी बुआ ने आकर कहा, जाकर शीला से कह देना, मैं सच कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। मृणाल का कॉल झूठा नहीं होता। बुआ ने ये ऐसे कहा मानो अभी काफी नहीं हुआ। अभी तो और भी पक्की तौर पर अपने को समझाना है कि ऐसी हालत में मरना ही होगा। कुछ भी अन्य सोचना विचारना नहीं होगा। उस समय उनको घर पर बस 4-5 रोज ही रहना था। उसके बाद फूफा आएंगे, वो उन्हें ससुराल ले जाएंगे। ससुराल जाने के बारे में वह उत्साहित मालूम नहीं थी। ज्यों ज्यों जाने का दिन आता, उनकी निगाह कुछ बनती सी जाती थी। वहां जहां देखती, देखती रह जाती। जैसे उन्होंने जैसे सामने उन्हें कुछ नहीं दिखता, बस भाग्य दिखता है और वो भाग्य चिन्हा नहीं जाता। ऐसी अपेक्षित पूछती हुई सी निगाह से देखती, मानो प्रश्न रोककर भी उत्तर मांगती हो। मैं कुछ चाहती हूँ, पर अरे कोई बताएगा कि क्या? अगले रोज फूफा आने वाले थे। रात से बुआ की तबीयत गिरी गिरी हो रही थी। अपनी कोठरी में एक अनबिछे तख्त पर लेटी थी। मुझसे बोली, प्रमोद, कल मैं चली जाऊंगी। मैं चुप रहा, सिर दबा रहा था, दबाता रहा। बोली, अब रहने दे। मैंने कहा, दवा तो तुम खाती नहीं। सुनकर मेरी और उसकी दृष्टि बन गई। कुछ रुक कर बोली, एक काम करेगा प्रमोद, शीला के भाई डॉक्टरी पढ़ते हैं। मैं दवा का नाम लिख देती हूँ, तू उनसे ले आएगा। मैं क्यों न ले आता। उन्होंने कागज पर अंग्रेजी में नाम लिखकर दे दिया और मैं उस पुर्जे को लेकर दौड़ पड़ा। पर उस पुर्जे को लेकर जैसे शीला के भाई एकाएक मुझे पीटने को उतारू हो गए। धमका कर बोले, ये क्या है? बुआ ने दवाई मंगाई है। दवा? हाँ दवा। उनके सिर में दर्द है। शीला के भाई आगे कुछ नहीं बोले। वे जोर जोर से कमरे में इधर उधर से टहलने लगे। कागज तुड़ मुड़कर उनके हाथों में चिंधी हो गया। उस कागज की चिंधी पर उनकी चुटकी सख्ती से कस गई, ऐसी कि उनके हाथों की नसों का तनाव देखकर मेरे मन में जाने क्या क्या भाव आने लगे। कुछ देर बाद मैंने साहसपूर्वक पूछा, मैं जाऊं? शीला के भाई ये सुनकर टहलते टहलते रुक गए। मुझे देखकर विनम्रता भाव से बोले, मैं चलकर उनकी तबीयत का हाल देख नहीं सकता हूँ। प्रमोद, मुझे ले चलोगे? मैंने कहा, नहीं, जीजी छत से गिरकर मर जाएगी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने पूछा, दवा नहीं दीजिएगा? उन्होंने मेरे मुंह पर ललकार कर कहा, दवा नहीं दीजिएगा तो मैं जाऊं? इस पर उन्होंने अपनी चुटकी से दवा कागज की गांठ को खोला और दोनों हाथों के जोर से उस छोटे से कागज के 1000 टुकड़े कर डाले और फिर उन सबको गुड़ी मुड़ी करके मेरी तरफ फेंक दिया। कहा है, ये है दवा, जाओ ले जाओ। इसके बाद किसी विशेष बात होने की मुझे याद नहीं। अगले रोज फूफा आए और मेरा मन उनकी तरफ खुला नहीं। न उन्होंने ही मुझे कुछ पूछा। बुआ की तबीयत कुछ विशेष गिर गई थी, लेकिन शिकायत कोई खास न थी। फूफा ने सफर की सब सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया है। बुआ को तनिक कष्ट न होगा। यहाँ से जगह 300 मील ही तो है। मोटर में जाएंगे, ना हुआ तो रास्ते में एक दो जगह पड़ाव कर लेंगे। डाक बंगले की जगह है ही। पिताजी निश्चिंत थे कि फूफा हमारी बुआ को किसी भी तरह की तकलीफ न होने देंगे। पिताजी ने कहा, अच्छा अच्छा, लेकिन फूफा ने कहा, जी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उन्हें किसी तरह की तकलीफ न होगी। पिताजी ने कहा, उसकी तबीयत जरा। फूफा ने बताया, यहाँ का आबो हवा किस कदर, जरा तब्दीली चाहिए। सितंबर शुरू हुआ कि कश्मीर जाने का इरादा रखता हूँ। सितंबर अक्टूबर कश्मीर के आइडियल महीने हैं। गुलमर्ग की हवा वह है कि। अगले रोज फूफा पूरे इंतजाम और प्रेम के साथ बुआ को लिवा ले गए। उसके कुछ दिन बाद हम लोगों को इधर पूरब की तरफ आना पड़ा। मैं वहाँ स्कूल में दाखिल हुआ और एक क्लास ऊपर चढ़ गया। बुआ मुझे भूलती न थी। उनके खत आते थे, पर वो संक्षिप्त होते थे। माँ से पता चलता था कि बुआ अच्छी है और खत में कुछ नहीं लिखा। बाबूजी से बुआ की चर्चा चलाता तो वो अधिकतर चुप रह जाते थे। उनका मन सुखी नहीं था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। मैं कहता, बाबूजी मुझे भेज दीजिए, मैं बुआ को ले आऊंगा। वो दिलचस्पी लेकर कहते, तू जाएगा? लेकिन देखते देखते वह सब दिलचस्पी लीन हो जाती और वो कहते, कहाँ जाएगा रे तू? मृणाल तो अपने घर की है, अपने सुख से रहे, हमें क्या। ब्याह के कोई 8-10 महीने बाद की बात होगी। देखते क्या है कि कुछ खबर दिए बुआ का एक नौकर लड़ बिना कुछ खबर दिए बुआ एक नौकर लड़के के साथ घर चली आई है।
पिताजी इस बात से बहुत अप्रसन्न थे। पर क्या यह प्रसन्न भी नहीं हुए? माँ ने कोई नाराजगी नहीं प्रकट की, बल्कि उन्होंने तो परोक्ष में फूफा को काफी सर्द गरम तक कह डाला। बुआ आई तो मेरे पुराने दिन ही लौट आए। पर मैं देखता हूँ कि बुआ में बहुत परिवर्तन होता जाता है। उनकी तबीयत स्थिर नहीं है। वो अकेली अंधेरे कमरे में अकेले जाकर चुपचाप पड़ जाती है। कथा का अगला भाग अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। निसंदेह त्यागपत्र जैनेन्द्र का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। सो आपको ये कहानी सुनकर आपके मन में जो भी विचार आते हैं, आप अपनी दोस्त यानी कि मेरे साथ अपने विचार बांट सकते हैं। आपके संदेशों के इंतजार में आपकी दोस्त सुमन। आप अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।